हल्क़े हाज़ा के कॉरपोरेटर, क़ायदीन मजलिस, सुनने वाले बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त इमाम पर्दनशीन माँ और बहनों, इंतख़ाबात का वक्त है और इंतख़ाबी मैदान में कई उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आपके दरमियान में है। मुख्तलिफ उम्मीदवार मुख्तलिफ जमातों के नाम पर आज अपनी किस्मत आजमाई करने के लिए इंतख़ाबात में उतरे हैं और इन उम्मीदवारों में एक आपकी अपनी जमात का भी उम्मीदवार है और वह आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज हम हिंदुस्तान के सियासी शोर में अगर हम अपनी आवाज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको अपनी आवाज़ सिर्फ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन में सुनाई देगी। कई जमातें हैं, कई क़ायदीन हैं, लेकिन किसी जमात ने और किसी क़ायद ने मुसलमानों की मसाइल की ना तर्जुमानी की, न मुसलमानों के मसाइल की नुमाइंदगी की, न मुसलमानों के मसाइल को हल किया। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोई तारुफ की मोहताज जमात नहीं है। बरसा बरस से आपके दरमियान में रही, आपकी आवाज़ बनी, आपके दुख दर्द में आपका साथ दिया, आपके ज़रूरत के वक्त आपका ताउन किया और आपके महलजात में बुनियादी सहूलतों को मुहैया करने की जद्दोजहद की। न सिर्फ आपके महलजात में बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने आपके इत्तेहाद, आपके एतमाद, आपके भरोसे वो आपकी दुआओं के बदौलत जो कामयाबी मिली तो ऐवानों में पहुंचकर सिर्फ कुर्सियों की जीनत नहीं बनी। ऐवान बल्दिया हो या ऐवान असम्बली हो या ऐवान पार्लियामेंट हो, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने बेबाकी के साथ और पूरी दियानतदारी व पूरे अखलास व ईमानदारी के साथ आपके मसाइल को ऐवान में इख्तिदार के सामने न सिर्फ रखा बल्कि इन मसाइल पर भरपूर मुबाहसा किया, बहस की, तकरार किया और उन मसाइल पर मुतवज्जो होने के लिए हुकूमत के सरबराहों को मजबूर किया। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की अपनी एक तारीख है और कोई तारीख कोई नई नहीं है। यहाँ बेशुमार नौजवान हैं, खड़े हैं, मजलिस के तारीख से वाकिफ होंगे या बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो मजलिस की तारीख से वाकिफ नहीं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज ऐसे वक्त में किया जब हमारे तख्त व ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, हमारी आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हो चुकी थीं, हमारी इज्जतें इस्मतें लुट रही थीं, हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ मायूसी थी, खौफ था। तो ऐसे उस दौर में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अहिया किया और खौफ और मायूसी के बादल जो हमारे सरों पर मंडला रहे थे, आपके इत्तेहाद के जरिए, आपकी दुआओं के जरिए, आपके भरोसे के जरिए, आपकी हिम्मत के जरिए, आपके अज़्म के जरिए हम और आपने मिलकर उचक कर उन बादलों को अपने हाथों से हटाया और खौफ और मायूसी को दूर किया।
ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की मुख्तसरन सी तारीख है। न सिर्फ खौफ और मायूसी के हालात को हमने दूर किया, जब कभी भी शहर में कहीं पर भी फिसादात होते हैं तो उन फिसादात में मजलूम अवाम के दरमियान में उनके मददगार बन के पहुंचने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। कभी सुल्तान शाही का फिसाद हो या फिर लाल दरवाजे के पास अगर कोई गड़बड़ हो फिसाद हो, या फिर सब्जी मंडी का फिसाद हो या रमीजाबी का फिसाद हो, हर फिसादात में अवाम के दरमियान में रहने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। जब फिसादात होते तो कर्फ्यू रहता, कई कई दिन तक कर्फ्यू का आलम। ऐसे कर्फ्यू के आलम में अनाज पहुंचाती, अवाम के घरों पर जाकर दस्तक देकर अनाज पहुंचाती, उस जमात का नाम मजलिस है। गिरफ्तार शुदगान की रिहाई के लिए कानूनी इमदाद करती वो जमात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। मासूम बच्चे दूध के डब्बे या दवाओं के लिए परेशान तो कर्फ्यू के आलम में उनके दरवाजों पर दस्तक देकर वहां उनके घरों तक दवाओं और दूध को पहुंचाने वाली जमात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने यूं ही आज अगर आप देखते हैं कि हजारों का मजमा है, जमात की मकबूलियत है, हमारी पहचान है और आपका नाम है, तो ये रातों रात नहीं बना। इन चीजों को हासिल करने के लिए बरसा बरस लग गए, कई साल की मेहनत लगी, कई नस्लों की कुर्बानी के बाद आज हम ये आराम के, इत्मीनान के और पुरसुकून दौर से हम गुजर रहे हैं। आज हिंदुस्तान और दूसरे इलाकों में और हिंदुस्तान के दूसरे इलाके और हैदराबाद से अगर हम तकाबुल कर लें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कुछ नहीं किया तो मजलिस ने एक काम तो किया है कि हैदराबाद का मेरा भाई मेरी बहन अपने घर में इत्मीनान से सो सकती है, क्योंकि मजलिस जाग रही है उनकी हिफाजत करने के लिए। ये मजलिस का सबसे बड़ा कारनामा है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने सिर्फ जज्बाती तकारीर या नारेबाजी नहीं की, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अमली मैदान में काम किया और हमारे काम के निशानियां आज मौजूद है दुनिया के सामने। अरे मजलिस का यह हुआ तो मजलिस के पास एक टूटा कलम, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं था, लेकिन यह मजलिस की मेहनत और अल्लाह अब्दुल वाहिद ओवैसी की खबर को नूर से भर दे कि अब्दुल वाहिद ओवैसी ने दारुस्सलाम के लिए मुकदमा लड़ा, मेहनत की और 70 के दहे में दारुस्सलाम मजलिस को मिला। और जब दारुस्सलाम मिला तो मजलिस के दफ्तर से, जो उससे पहले फायर ब्रिगेड का दफ्तर था, तो मजलिस के मरहूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने दारुस्सलाम को लिया, मुकदमा लड़कर जीत कर लिया, तो उसके बाद किराया भी लिया, किराए का इंटरेस्ट भी लिया, दारुस्सलाम की मलगियों को बनाया और वहां पर सबसे पहले अगर कोई चीज का आगाज किया तो क्या किया? एक स्कूल का आगाज किया दारुस्सलाम में। मोहतरम अहमद पाशा कादरी साहब यहां मौजूद हैं, वो भी गवाही देंगे कि नूर महल दारुस्सलाम में अंदर आते हैं, सीधे हाथ पर बिल्डिंग है, बाएं हाथ पे दारुस्सलाम है, सीधे हाथ पर स्कूल का आगाज हुआ था। तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपने अहिया के वक्त नारा दिया कि हम अपनी कौम को मुनज़्ज़म करेंगे, मुत्तहिद करेंगे, उनकी तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे, उनकी माशी पसमानदगी को दूर करेंगे और जहालत का खात्मा करने की कोशिश करेंगे। ऐवान असेंबली में हक के लिए लड़ेंगे, दस्तूर ने जो हक दिया है उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उस हक को हासिल करेंगे। मजलिस ने काम किया। मजलिस ने सिर्फ तकारीरें नहीं की, मजलिस की अपनी एक तारीख है। मरहूम सदर सालार मिल्लत ने
पहला इंतखाब लड़ा तो मल्लेपल्ली से लड़ा, उसके बाद इंतखाब लड़े तो वक्त के 2 मिनिस्टरों को सालार मिल्लत ने शिकस्त दी थी और मिनिस्टर हारे थे। अहमद अली खान साहब भी हारे थे उस वक्त और मासूमा बेगम भी हारी थी। 2 मिनिस्टरों को हराया सालार मिल्लत ने और जमात को आगे बढ़ाते गए और जमात फैलती गई। फिर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने बल्दिया पर कब्जा किया हैदराबाद की, तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने बरसा बरस की मेहनत के बाद बल्दिया हाथ में आया। तो यही मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन थी जिसने हिंदू और मुसलमानों को पुराने शहर के जोड़ के रखने के लिए एक दलित को, आलम पचली पोचया को और सत्यनारायण को मेयर बनाया, डिप्टी मेयर बनाया। चाहती तो मुसलमान को बना सकती थी, लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम करती गई और हालात बने। तो उस वक्त मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने तालीमी इदारों का जाल बिछाया। नारायणलाल भास्कर राव का वक्त आया, एनटी रामा राव उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उनकी पार्टी फूटी, नारायणलाल भास्कर राव अलग हुए और मजलिस ने नारायणलाल भास्कर राव की तायीद की। तो तायीद के एवज मजलिस ने पैसा नहीं मांगा, मजलिस ने कुछ ये जमीन दे दो नहीं मांगी। मजलिस ने कहा कि मुसलमानों के लिए एक मेडिकल कॉलेज दे दो, मुसलमानों के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज दे दो और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज को हासिल किया। मजलिस ने मेडिकल कॉलेज हासिल किया, इंजीनियरिंग कॉलेज हासिल किया। तो उस इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज को बंद करने के लिए एनटी रामा राव ने जब इख्तिदार पर वापस आए तो बंद करने के लिए जीओज निकाले, अहकामात निकाले और मजलिस हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को बचाने के लिए जिद्दोजहद करती रही, लड़ती रही। एनटी रामा राव 84 में से लेकर 89 तक चीफ मिनिस्टर थे। फिर 89 में, मैं गलत हूं तो पाशा टोक सकते हैं, उस वक्त कांग्रेस इख्तिदार पे आना चाहती थी और कांग्रेस के सदर का नाम उस वक्त के मर्री चन्ना रेड्डी था। तो उन्होंने उर्दू बचाओ तहरीक के नाम से मजलिस के साथ मिलकर एक उर्दू को बचाने की तहरीक का आगाज किया और वो तहरीक की वजह है कि पत्थरगट्टी पे वहां इकबाल की मीनार है, उसी वक्त लगी थी और फिर बाबू जगजीवन राम का पुतला था फतेह मैदान के पास, वहां पे जुलूस का इख्तिताम और बहुत बड़ा जलसा हुआ और उस उर्दू बचाओ तहरीक का नतीजा था कि एनटी रामा राव की शिकस्त हुई और कांग्रेस की वापसी हुई। तो हमारी उम्मीद थी कि ये लोग हमारे मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज को बचाएंगे। एनटी रामा राव ने जो बंद करने के लिए अहकामात दिए उसको वापस लेंगे, लेकिन ये दगाबाज धोखेबाज कांग्रेस की ये कोई आज की नई बात नहीं है, ये इनकी धोखा देने की पुरानी आदत है। इन्होंने सिद्धार्थ शंकर राय नामी जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, सही होना पाशा में कि सिद्धार्थ शंकर राय वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। चिन्ना रेड्डी और कांग्रेसियों ने सिद्धार्थ शंकर राय को सुप्रीम कोर्ट में रियासत आंध्र प्रदेश का वकील बनाया, दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज के खिलाफ लड़कर इन कॉलेजों को बंद कराने के लिए। हमने वो भी लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते आगे बढ़ते गए। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि एमबीए कॉलेज, एमसीए कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, बाद बीच में लॉ कॉलेज भी खोले थे और फिर कई कॉलेजेस का जाल बिछाया। ओवैसी हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रखा
96 में ओवैसी हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ और फिर 99 के बाद में 2004 में असरा दवाखाने को तामीर करने का सिलसिले का आगाज हुआ। और आज आप खुद देख सकते हैं कि असरा दवाखाना 1200 बिस्तर का दवाखाना, ओवैसी हॉस्पिटल 1500 बिस्तर का दवाखाना। अरे आज जो लोग पूछते हैं मजलिस ने क्या किया, अरे आओ और देखो कि हमने क्या काम किया। मुझे आज भी याद है, अगर मैं इस मुकाम पे खड़ा हूं तो ये मुकाम मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैं इन गलियों में, इन चौराहों पर कई घंटे गुजारे, कई दिन गुजारे, कई रातें गुजारी है मैंने। एमएलए तो 99 में बना था, लेकिन 89 से मैं इन गलियों में फिरता था। मुझे याद है आज भी। नौजवानों, तुम शायद नहीं जानते, यही सालम चौक के आगे जब आप जाते हैं, वहां पे छोटा चौरस्ता आता है, आगे नाला है। अरे यहीं पर 1994 के इलेक्शन में मुझे पुलिस वालों ने गाड़ी में से उतार कर, ये हाथों को खींचकर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ऐसा पलटाकर मारा था। और उस वक्त मेरे साथ जो मौजूद था वो एक शख्स यहां भी ठहरा है, अवध चाउस, ये भी था, गवाही देगा कि किस तरीके से इन लोगों ने मारा था। अरे हम उस दौर से मेहनत करते आए हैं और आगे बढ़ते गए। अरे ये वही तालाब कट्टा है। मैं जानता हूं कि 1992-93 में मैं पैदल घूमता था। थकने के बाद अगर चबूतरों पर बैठता तो लोग मुझे दरवाजे खोलकर कहते, अकबर साहब हमारे चबूतरे पे मत बैठो, जालिमों का जुल्म होगा, जरा आगे बढ़ जाओ। अरे ये वो कट्टा है। लेकिन जब लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया तो मैं याद करता हूं तालाब कट्टे की उस खातून को जिसने गले लगाकर मेरी हिम्मतों को बांधा था। मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता ताजान आपा को, जो आकर उस वक्त मुझे गले लगाए थे। अरे मैं नहीं भूल सकता इनको, मैं नहीं भूल सकता हमारे सालम चाऊ, सालम चिचा को मैं नहीं भूल सकता यहां एक छोटी किराना स्टोर दुकान चलाने वाले सालम भाई को, जो आरटीसी में काम करते थे कभी, सालम भाई को नहीं भूल सकता। मैं नहीं भूल सकता दौलत भाई को, मैं नहीं भूल सकता किसको, चप्पला का कारोबार करने वाले नसीर भाई को, जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं नहीं भूल सकता मोइन पहलवान, मोइन भाई दूध वाले हैं, जो वो भी दुनिया में नहीं है, मैं उनको नहीं भूल सकता। मैं नहीं भूल सकता है मोइन भाई है, माफ करना, मोइन भाई का खानदान। मेरी मुराद थी हमारे हारून खान साहब से, मैं उनको याद कर रहा था। और हारून खान साहब भी मेरा साथ दिए। और इन सब लोगों की वजह से, इन सब लोगों की मेहनत की वजह से हम इस तालाब कट्टे वालों के दिलों को जीतने में कामयाब हुए। मैं भुला नहीं सकता मम्मी भाई की मेहनत को, कि मम्मी भाई ने भी हमारा साथ दिया था। किस तरीके से, अरे कितने लोग हैं, मैं कई लोगों का नाम भूल रहा हूं। यहां पे हमारे रजा है खड़ा हुआ, जो हमारे हेल्थ सेंटर को चलाता है। हामिद है जो कट्टे के ऊपर रहता था। यहीं पर है रज़ाक भाई है, वो भी हमारा काम करते थे। अरे आज कई लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पीछे हमारी होटल के मालिक खड़े हैं यहां पर, ये भी समझ साहब हैं। अरे ये लोग थे, गिनती के लोग थे हम।
आगे बढ़ते गए और उसका नतीजा कि हम आवाम के दिलों को जीतने में कामयाब हुए। अरे आज लोग कहते हैं कि क्या काम हुआ, अरे ये लोग गवाही देंगे और बोलेंगे, अरे ये वही तालाब कट्टा है जहां पे खुले मोहरियां रहती थीं। ये वही तालाब कट्टा है जहां पे बद जानवर सुअर लौटा करते थे। ये वही इलाका है पीछे, यहां पे गधे लौटा करते थे। अरे आज बताओ, बद जानवर का तो पता भी नहीं है, न गधों का है, लेकिन यह अलग बात है कि हर इलेक्शन में खच्चर जरूर आ जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन वक्तिया रहते हैं, वक्तिया रहते हैं। लेकिन आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमने काम किया, इन गलियों में काम किया, इन गलियों में काम किया। मुझे याद है 2002 में शायद या 1 में बहुत बड़ा तूफान आया था, बारिशें हुई थीं और तालाब कट्टा पानी में था। तो रात भर मैं यहां पे रहकर पानी की निकासी करता था। अरे ये जहां हम खड़े हैं यहां पे पानी रहता था, तला मस्जिद की तला रोड के पास पानी रहता था, रज़ाक भाई के पास पानी, यहां पीछे पोस्ट ऑफिस के पास पानी। अरे यहां की एक एक गली से मैं वाकिफ हूं, एक एक घर में रहने वाले के दिल में मैं रहता हूं। मेरे दिल में ये रहते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी का अगर दिल है तो वो ये तालाब कट्टा है, ये सालम चौक है। हमने मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं, जो मरहूमीन जिन्होंने खांधे से खांधा मिलाकर अकबरुद्दीन ओवैसी का मजलिस का साथ दिया, इंतशार का खात्मा किया, चाहे वो हारून खान साहब हो, सलाम भाई हो, सालम चाऊश हो, या फिर हमारे दौलत भाई हो, अल्लाह इनके खबरों को नूर से भर दे, अल्लाह इनके खबरों को नूर से भर दे। मैं तो इनके एहसान तले दबा हूं, जितनी मेरी हयात है अकबरुद्दीन ओवैसी इनके एहसान को कभी नहीं भुलाएगा। अरे हमने काम किया, सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं। मुझे याद है कि यहां के नालों में पानी 2 नालों में जाता था, मोहम्मद नगर के नाले में पानी को तकसीम किया, तो फिर हमने जहांगीर नगर के पास भी एक नाला था, तो घरों को तोड़कर थोड़ा पानी वहां से बढ़ाया, थोड़ा पानी यहां तला रोड से निकाला। शाहजहां होटल के पास जब भी बारिश हो पानी जम जाता था, वहां का भी हमने काम किया। अरे काम किया, सिर्फ बातें नहीं की। 10 बरस तक इस हलके के नुमाइंदगी मैं करता था। उसके बाद में यह हलका याकूतपुरे में आया, तो याकूतपुरे में आने के बाद मुमताज अहमद खान साहब ने भी काम किया इस हलके को सजाने के लिए, संवारने के लिए। तो फिर उनके बाद मैं अहमद पाशा कादरी साहब की खिदमत को भी सलाम करता हूं कि इन्होंने भी याकूतपुरे की पूरी ईमानदारी, पूरी दियानतदारी और पूरी इखलास के साथ काम किया, खिदमत की, जिस तरीके से मजलिस के दूसरे अराकीन असम्बली ने खिदमत की। और आज मेरा साहब को सदर मजलिस ने उम्मीदवार बनाकर भेजा। मुझे उम्मीद है कि वो भी दूसरों की तरह गैर मामूली काम करेंगे, याकूतपुरे हल्के असेंबली को सजाएंगे, संवारेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहां के बहुत से मसाइल हल होना अभी जो बाकी है उनको भी हल करेंगे। कामों का सिलसिला
तो जारी था, है और रहेगा। लेकिन हमको इस बात पे गौर करना है कि जमात की अहमियत और जमात को मजबूत करना है। शख्सियतें आएंगी जाएंगी, जमात कायम व दायम रहेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कभी भी चंद्रायन गुट्टा हल्का पहले कहां था, यह नौजवानों को शायद नहीं मालूम। चंद्रायन गुट्टा हल्का जब मैं लड़ा, चार मीनार से शुरू होता था। चार मीनार दवाखाना, सरदार महल, उसके आगे पूरा कोटला, अंधेरी गली, नीचे अमान नगर कॉलोनी, बदरया बोड़ी, सोमनाथ मंदिर, रंगीली खिड़की, फिर उसके बाद ये हिस्सा, ये तालाब कट्टा, नशेमन नगर, सुल्तान शाही, मुगलपुरा, हरीबौली, सैयद अली चबूतरा, अलियाबाद, वो ऊंटों का मैदान, मस्जिद रहमानिया। हर वक्त गड़बड़ होती थी मस्जिद रहमानिया ऊंटों के मैदान के पास, हर वक्त गड़बड़ होती थी। ये गोलीपुरा में, गोलीपुरे के पास खबरस्तान है, उसके पीछे आशुर खाने के पास। अरे अपने जिप्सी में जाकर वहां से मुतासरीन को डाल कर आता था। मेरे ऊपर और हारून खां के ऊपर यही सुल्तान शाही के पास हमला किया गया था। हम दोनों को घेर कर हमारी गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की। अरे ऐसे इन हालात में हम आगे बढ़कर निकले। अरे आज ये हलका याकूतपुरे में है, बाज हिस्सा मुगलपुरा, हरीबौली और फिर उसके आगे सैयद अली चबूतरा, ये चार मीनार में चला गया। अलियाबाद जंगम मेट का हिस्सा, फलकनुमा कैंपस, एजुकेशन कैंपस के सामने का हिस्सा बहादुरपुरे में चला गया। ये सालम चौक, तालाब कट्टा और ये नशेमन नगर, ये इलाका और सोमनाथ मंदिर, अमान नगर कॉलोनी, रंगीली खिड़की, ये भी याकूतपुरे में चला गया। जो बचा हुआ हिस्सा है वो चंद्रायन गुट्टे में है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने कभी भी उन लोगों के एहसान को फरामोश नहीं किया। ये हलके में नहीं है, लेकिन यहां पे हेल्थ सेंटर है। हलके में नहीं है, नशेमन नगर का स्कूल है। ये चंद्रायन गुट्टे में नहीं है। दार्जिलिंग स्कूल को खरीदा, 1 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बन गई। 9 मंजिला इमारत, तालाब कट्टे की सबसे ऊंची इमारत। ये गरीबों के नाम है, आपके नाम है। मेरा साथ देने वाले वो मरहूमीन के नाम है। आप देखो कि वहां पर दार्जिलिंग में सिर्फ स्कूल नहीं आएगा, दार्जिलिंग में स्कूल आएगा, जूनियर कॉलेज आएगा, डिग्री कॉलेज आएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज आएगा, रिसर्च सेंटर आएगा और उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर भी आएगा। अरे आप गौर करो, अगर कोई दूसरा होता तो जेब भर लेता, आने वाली नस्लों का इंतजाम कर लेता और चला जाता। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसा नहीं किया। हमने काम किया। नशेमन नगर मेरी एमएलए की 5 बरस की तनख्वाह से बना हुआ स्कूल है। आपके वोट, आपका इत्तेहाद, आपकी दुआएं और आपकी वजह से जो कामयाबी मिली थी, उस कामयाबी के एक एक पैसे की तनख्वाह को जोड़कर मैंने नशेमन नगर में स्कूल बनाया। आज वहां पर 1500 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला दार्जिलिंग के उस कैंपस में 4000 बच्चों के
एक वक्त में पढ़ने की गुंजाइश है। आप बताओ, न सिर्फ ये मुगलपुरे में फख्र मिल्लत सेंटर, कैरियर गाइडेंस, अरे यहां पर मैं फेरिस्त लाना भूल गया। 10th के क्लासेस कोचिंग हम दे रहे हैं, इंटरमीडिएट के दे रहे हैं। मुझे खुशी हुई जब मैंने 10th के बच्चों की फेरिस्त देखी, इंटरमीडिएट की देखी, नीट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम जब फेरिस्त देखा तो 40 बच्चे तालाब कट्टे के थे। अरे एक दौर ऐसा था, मैं घरों पे दस्तक मारता था, दरवाजों पे मारता था कि आओ स्कूल में दाखिला ले लो, तो स्कूल में दाखिला लेने वाले नहीं थे। मम्मी साहब को भी मालूम, पहले साल 400 दाखिले देना था तो बमुश्किल 150 बच्चों को ही दाखिला दे पाए थे। लेकिन आज वो तालीमी इनकलाब और तालीमी बीज को हमने जो बोया था, उसका नतीजा कि आज तालाब कट्टे से 10th पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं, नीट की कोचिंग के लिए आ रहे हैं। हद तो ये हो गई कि इंजीनियरिंग के कोचिंग के लिए भी आ रहे हैं मुगलपुरे के सेंटर में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं कि अल्लाह काम ले रहा है। और मामूली बात नहीं है, यही वो हलका है जहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर भरोसा किया, एतमाद किया, एमएलए बनाया। तो आज हमारे 14 इमारतें हैं, 15,000 बच्चों के मुफ्त तालीम का इंतजाम आज अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी के जरिए करवा रहा है। अल्लाह मुझसे काम ले रहा है, तो इस काम में आपकी दुआएं भी शामिल हैं, इस काम में आपका एतमाद भी शामिल है, इस काम में आपका भरोसा, आपका इत्तेहाद भी शामिल है। अरे मुझसे पहले भी लोग थे, लेकिन अल्लाह ने मुझसे काम लिया। मुझसे पहले भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन अल्लाह ने मुझसे काम लिया। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अरे आप गौर करो, नीट की ट्रेनिंग, एमसेट की ट्रेनिंग, नाटा की ट्रेनिंग, लॉसेट की ट्रेनिंग, आईसेट की ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग, और उसके बाद में हम जीमैट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आइल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, टोफल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये कौन से इम्तिहानात है अगर बच्चा बाहर जाना चाहता? अरे हम सिर्फ हुकूमतों से लड़ते नहीं, अपने तौर पर भी काम करते हैं। अरे आज आप बताओ कि हिंदुस्तान भर में एहतजाज था, औरतें रोडों पर बैठी थीं, गोलियां चल रही थीं, गिरफ्तारियां हो रही थीं। सीएए एनआरसी पर लोगों ने हम पर इल्जाम लगाया, तनकीद की, तोहमतें लगाई कि सीएए एनआरसी पर मजलिस एहतजाज नहीं कर रही। लेकिन मेरे भाई, ऐवान असेंबली की तकरीर को उठाकर देखो, मैं कहूंगा कि मेरे जिंदगी के बेशुमार तकरीरों में से एक गैर मामूली तकरीर जो मुझे भी पसंद आती है, वो थी सीएए एनआरसी पर जो असेंबली में मैंने की थी। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा क्या हुआ कि केसीआर ने ऐवान असेंबली में उठकर कहा कि तेलंगाना में नो सीएए नो एनआरसी, कहीं पर भी होने दो, यहां पे नहीं होगा। वो कौम जिसके पास क़यादतें नहीं होती हैं, उन कौमों को रोडों पे निकलना पड़ता है। लेकिन वो कौम जिसके पास क़यादत होती है, मुसलमानों का इत्तेहाद होता है, उसको रोड पर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके कायदीन ऐवान में हुकूमत वक्त को झिंझोड़ देते हैं, मजबूर कर देते हैं और अपने मुतालिबात को मनवा लेते हैं।
यही है फर्क, यही है फर्क हम में और दूसरों में। उनको निकलना पड़ता है और हम आवाम को नहीं निकालते, हम खुद निकल जाते। और लोग ये समझना नहीं चाहते। अरे ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ऐसा करना था, वैसा करना था। हर किसी को शौक हो गया है आजकल, क्या कि बस क्या बोलना, नहीं हम काबिल, हमारी सोच सबसे अच्छी, वहां क्यों गए, यहां क्यों नहीं गए, उधर क्यों गए, इधर क्यों नहीं बैठे, वहां क्यों बैठे, यहां लेटना था। अरे बाबा आप देखो, मेरे भाई हमारे समझ भाई हैं, होटल चलाना इनका काम, सही है ना। और उसके बाद मैं सियासत करना मेरा काम। यहां पे हेल्थ सेंटर डॉक्टर, इलाज करना डॉक्टरों का काम, मुकदमा लड़ना वकील का काम, तिजारत करना ताजिर का काम, सनद बनाना सनदकार का काम, रोड बनाना रोड बनाने वाले का काम, बढ़ई का काम बढ़ई जाने, फॉल सीलिंग का काम फॉल सीलिंग वाला जाने। अब आप बोलो, मैं सियासतदान यहां खड़े रह के तकरीर कर रहा हूं तो पसंद आ रही है आपको, सही है बोल रहे हैं, मुंडी हिला रहे हैं। अब मैं यहां से उतर के अगर डॉक्टर साहब के दवाखाने में चले जाऊं और बोलूं कि नहीं डॉक्टर साहब हट जाओ, सफेद कोट मेरे को दे दो, शेरवानी तुम पहन लो, तो ये भी गया वो भी गया। सही है गलत, सही है ना। अब यही हाल हो गया है, यही हाल हो गया है, मालूम ना सालूम बस निकल जाते हैं, ऐसा करना था वैसा करना था। अरे बाबा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत वो क़यादत नहीं है जो अपनी क़यादत को बचाने के लिए या अपनी क़यादत को मुस्तहकम करने के लिए या अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए मिल्लत का इस्तेसाल करे, मिल्लत का इस्तेमाल करे और मिल्लत को सामने लाकर कटवा दे और मिल्लत की लाश पे खड़े होकर क़यादत करे। हम वैसे कायदी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह और रसूल अल्लाह की कसम, असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी सबसे आगे रहेंगे। गोलियां लेनी है तो हम पहले अपने सीनों पे ले लेंगे, हम मर जाएंगे और मिल्लत के वक़ार के लिए, मिल्लत के ताकत के लिए, मिल्लत की इज्जत के लिए और मिल्लत की ताकत के लिए मजबूर कर देंगे और शिकवा व शिकायत भी नहीं करेंगे और कहेंगे कि ऐ मेरे कौम के गय्यूर मुसलमानों, अगर जरूरत पड़ी तो तुम आगे बढ़कर आओ, अगर ठहरना पड़े तो हमारे लाशों पर भी खड़े रह जाओ, मगर मिल्लत में इंतशार ना पैदा करो। अरे हम दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में एक मोहब्बत की दुकान चलाने वाला नया आ गया, जबकि इसके बाप दादा, वो परनाना, ये सब पूरे दुकानें यही चलाते थे। तो मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले आज आप बताओ, क्या इस बात से इनकार करेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुक्मरानी का मौका किसको दिया हिंदुस्तान की आवाम ने? इसी नेहरू गांधी खानदान को। तो क्या किया? अरे इनकी तो इतनी बड़ी फेरिस्त है, 55,000 फिसादात दिए, जमशेदपुर का फिसाद दिया, कभी अजमेर का फिसाद दिया, कभी रोरकिला का फिसाद दिया, कभी अहमदाबाद का फिसाद दिया, कभी सुल्तान शाही का फिसाद दिया, कभी निजामाबाद का फिसाद दिया, कभी मलियाबाद का फिसाद दिया।
कभी हाशिमपुरे का दिया। अरे लंबी फेरिस्त है, 55,000 फिसादात के जरिए मासूम हिंदुस्तानियों के खून को बहाया इन लोगों ने। और आज बोलते हैं कि मोहब्बत की दुकान। अरे मोहब्बत की दुकान का इतना ख्याल है तो मोहब्बत के दुकानदार, तुझसे बोलना चाहता हूं, दुकान को चलाना है, दुकानदारी करनी है तो पहले अपने चाचा के साथ जो नाइंसाफी तुम्हारी दादी ने की थी, वो मनिका गांधी और वरुण गांधी के साथ पहले जा और चाची के पैर पड़ के माफी मांग ले, वरुण गांधी को गले लगा ले, अपने घर में बुला ले, तो जब बोलेंगे कि घर में मोहब्बत पैदा हो गई। घर में तो मोहब्बत नहीं, दूसरों की मोहब्बत की फिक्र है। अरे हमारी मोहब्बत की फिक्र थी तो आज कहते हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई के धावे करवाते हैं मोदी, ऐसा करते वैसा करते। अरे बाबा तुमने क्या किया था? इमरजेंसी तुम्हारी दादी की देन, सीबीआई तुम्हारे कांग्रेस की देन। अरे तुमने भी अपने इख्तिदार में नहीं किया, किसको बख्शा था? सबको जेल में डाला था। क्या हमको बख्शा? क्या अब्दुल वाहिद ओवैसी को जेल में नहीं डाले? अरे मोहब्बत के दुकानदार ये नेहरू ही थे जो बार बार अब्दुल वाहिद ओवैसी से कहते थे कि ये कागज पे दस्तखत कर दो, मजलिस सियासत में हिस्सा नहीं लेगी तो हम चंचलगुड़े से छोड़ देंगे। यही नेहरू थे। और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले, शायद तू नहीं जानता कि तेरी दादी को दारुसलाम आने पर मजबूर होना पड़ा था। नहीं जानता। या नौजवान शायद आप नहीं जानते, इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई थी, मालूम है आपको? फिर बोलते हैं कि मजलिस को कांग्रेस बनाई। अरे मजलिस को ना नेहरू बनाया ना गांधी बनाया, मजलिस को इन गरीब रिक्शे वालों ने बनाया, मजलिस को इन बंडी वालों ने बनाया, पंचर जोड़ने वालों ने बनाया, मजलिस को गय्यूर मुसलमान ने बनाया है, इन्होंने नहीं बनाया। और फिर क्या है? अलीगढ़ का फिसाद कौन करवाई? मेरठ का फिसाद कौन? यही मोहब्बत की दुकान। अरे नफरत की दुकान भी तुम्हारे पास ही है और थी, खामोशी की दुकान तुम्हारे पास थी और है, और अब दिखाने के लिए मोहब्बत की दुकान। अरे इतनी मोहब्बत थी तो गुजरात जल रहा था, नरोडा पाडिया जल रहा था, बिल्किस बानो की इस्मत लुट रही थी, तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी? अरे उसके बाद में यूपीए 1, यूपीए 2 आया, 10 साल का इख्तिदार था ना। नरोडा पाटिया के कातिलों को सजा देना था, गुजरात के कातिलों को फांसी पे लटकाना था, बिल्किस बानो की इस्मत को लूटने वालों को सबक सिखाना था। तुम्हारा इख्तिदार था ना। अगर उस वक्त देने वालों को सजा दे दी होती तो आज नरेंद्र मोदी इस मुल्क का वजीर आजम ना होता। क्या सही है? सही है या गलत? जवाब दो। अगर ये लोग अगर उस वक्त फैसला करते तो क्या आज नरेंद्र मोदी वजीर आजम होता? इनकी नाअहली, इनकी नाकामी और इनकी खामोशी, उसकी वजह है कि आज हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है, बिल्किस बानो को रेप करने वालों को छोड़ा जा रहा है, नरोडा पाटिया में हामिला औरतों के पेटों को चीरने वालों को पेरोल दी जा रही है। अरे आप बताओ, ये सबका कसूरवार कौन है? ये कांग्रेस है। और आज बोलती है कि हमने ऐसा किया वैसा किया। अरे तुमने क्या किया?
मैंने बेनकाब कर दिया। मैं आज से 15 बरस पहले तकरीर करता था, याद होगा आपको, कहता था रिजर्वेशन हमने लाया, नहीं बोलता था। और मेरा जुमला था कि राजस्थान में आपकी हुकूमत उस वक्त, आसाम में आपकी हुकूमत, 5-6 रियासतों में थी। तो मैंने सवाल किया था कि जब वहां पर भी कांग्रेस है तो वहां रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? रिजर्वेशन आंध्रा में क्यों दिया? रिजर्वेशन आंध्रा में इसलिए दिया क्यों कि यहां आपका इत्तेहाद है, आपका शऊर जिंदा है, आपकी ताकत है। और यहां इख्तिदार क्यों दिया मालूम? आपके पास ऐसी ताकत है, तख्त पे बिठा भी सकते हैं, तख्ते पे औंधा भी लिटा सकते हैं। इसलिए दिए। और इनके अब्बा है ना यहां पे, हमें इसलिए दिए। कल राजस्थान जाकर आया, क्या राजस्थान में रिजर्वेशन है? नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है। अइम्मा और मौजनीन को क्या 5,000 या 1,000 महाना है? नहीं है। उर्दू स्कूल कितने पूरे बंद हो गए। सिर्फ मदरसा बोर्ड के स्कूल हैं 3,000, उससे हटके कुछ नहीं। वक्फ बोर्ड को फंड नहीं है, ग्रांट इन एड नहीं है, बच्चे कमजोर हैं। हायर एजुकेशन सुनो, हायर एजुकेशन मतलब 10th के बाद जूनियर कॉलेज डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टर, वकील या इंजीनियर या MBA, हायर कितने परसेंटेज है मालूम? पूरे हिंदुस्तान में चौथा रियासत जहां पे सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन मुसलमान हायर एजुकेशन में कितने हैं? 1.5%, मतलब 1.5% है सिर्फ। मंजलिस क्या करी? अरे यहां तेलंगाना में आज 9.5% मुसलमान हायर एजुकेशन में हैं। 9%। क्यों है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है कि मैं स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दिलाने में कामयाब हुआ। और वो भी ऐसे नहीं, ऑन पार विद SC ST। BC को जितना मिलता है, SC को जितना, ST को जितना, उतना मुसलमान को मिलता है। अरे आपको सुन के हैरत होगी कि 9 बरस में 27,08,693 मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को तालीम के मैदान में सालाना करीब 6,000 रुपये हमने KCR से खर्चवाया। ये काम नहीं है। अरे आज बोलते हैं अरे हमने काम करवाया, उन्होंने किया। अरे बाबा, अकबरुद्दीन ओवैसी हर किसी से काम लेता रहा है, ले रहा है, आगे भी लेगा। बाबू थे, काम लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन दक्कन मेडिकल कॉलेज में बाबू से लाया था। उसके बाद राजशेखर रेड्डी आए, ये स्कॉलरशिप ले ली। रोशैया आए, काम करवाया। किरण आए, किरण से भी करवाया, आखिरी किरण बन गया। फिर उसके बाद ये KCR भी आए, इनसे भी काम लिया। अरे जिस तरीके से सपेरा बींज बजाता है तो सांप बिलों में से निकल के नाचते हैं, अकबर ओवैसी ऐसा सपेरा है कि बड़े बड़े सांप भी नाचते हैं और घबराते हैं। हमने हर एक से काम लिया, हर एक से काम लिया। हमने सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं की। खुदारा इस बात को समझो, याद रखो, ये कांग्रेस आज RSS की एजेंट बनी है और इनके पास खुद कुछ नहीं रहा। मेरी मां पैदा करने वाली मेरी घर में मेरी मां है, लेकिन मेरी सियासी मां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है या नहीं?
कांग्रेस की मां के बच्चे आज कांग्रेस को नहीं चला रहे हैं। आरएसएस के जनी हुई मां की कोख से निकलने वाले आज कांग्रेस को चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? कौन? हां, अरे आज आपको हमको गौर करना है। खुदारा हम हैं, अनीसुल गुरबा हो, दवाखाने हो। अभी मैंने मेरा साहब से सुना कि यहां पे दवाखाने की मंजूरी लाएंगे। नहीं मेरा साहब, यहां खुदपुरे में एसआरटी कॉलोनी में 100 बिस्तर के दवाखाने की मंजूरी मैं ला चुका हूं। मैं चार मीनार दवाखाने की मंजूरी ला चुका हूं। बहादुरपुरे में दवाखाने की मंजूरी ला चुका हूं। और उसके बाद चंद्रायन गुट्टे में भी 2 दवाखानों की मंजूरी हम ला चुके हैं। खुदारा समझो मेरे भाई, खुदारा समझो वक्त और हालात किस तरफ हैं। ये लोग जीतने करने वाले नहीं हैं। इस तालाब कट्टे सालम चौक से तेलंगाना के कोने कोने तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे प्यारे मुसलमानों से अपील है मेरी, अपने वोटों की तकसीम न करो, अपने वोटों को बांटो नहीं, अपने वोटों को मुत्तहिदा तौर पर जहां मजलिस है मजलिस को डालो, और सदर मजलिस ने जो ऐलान किया वहां बीआरएस को डालो। सबसे काम लेने की जिम्मेदारी अकबरुद्दीन ओवैसी की है। अभी जिंदा हूं, मैं लूंगा काम। इन हलकों में भी हम काम करेंगे। बहरहाल 10 बज रहे हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि 30 तारीख के दिन सिर्फ पतंग 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 ही रहना है आसमान में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अभी बहुत तकारीरें हैं, मां बाकी तकरीर चाय वाले के बारे में आइंदा तकरीर में जिक्र होगा।